नमस्कार, हंसराज कॉलेज के इस संवाद केंद्र में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आदरणीय श्री BL गौर, वरिष्ठ साहित्यकार, गजलकार, गीतकार, जिन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है और एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में, एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में उनकी ख्याति है। हाल ही में उनकी एक नई पुस्तक आई है जिसमें उनके सभी गीतों का एक साथ गीतों को संकलित करके प्रस्तुत किया गया है। उस पुस्तक के साथ ही उनकी दूसरी पुस्तक भी प्रकाशनाधीन है, जिनमें उनकी दूसरी सभी कविताएं संकलित होकर हमारे बीच आएंगी। तो अभी जो पुस्तक उनकी आई है काव्य समग्र गीत, इसी कड़ी में दूसरी पुस्तक काव्य समग्र कविता, वह भी हमें जल्द ही देखने को मिलेंगी। BL गौर साहब एक जाना माना नाम है, जिन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान जिनको प्राप्त है, हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ इटालियन का भी उनको विशेष ज्ञान प्राप्त है और उस पर भी उनका अधिकार है। रेलवे में इंजीनियरिंग के बाद रेलवे में नौकरी करते हुए वहां से सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने अपनी निर्माण कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, BL गौर सन्स लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में आप सब जानते हैं, निर्माण कंपनी की दृष्टि से, कंस्ट्रक्शन कंपनी की दृष्टि से बड़ा नाम है गौर सन्स कंपनी। तो उसके प्रमुख के नाते निर्माण के कार्य से जुड़े रहे, लेकिन साहित्य सृजन में भी लगातार इनकी लेखनी चलती रही। साहित्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने सभी विधाओं पर, जैसे मैंने कहा, कविता, गीत, गजल, आत्मकथा, दूसरी विधाओं में, मीडिया से संबंधित विषयों पर इन्होंने लगातार अपनी कलम चलाई है। तो सबसे पहले गौर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई इस नई पुस्तक के लिए, जो काव्य समग्र गीत। आपके गीत, सभी गीत जब एक साथ संकलित होकर आया है तो निश्चित तौर पर यह शोधार्थियों के लिए, साहित्य के अध्येताओं के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। पहले तो इसके लिए आपको बधाई। और इसके साथ ही एक और दूसरी बधाई, हाल ही में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया था हंसराज कॉलेज की ओर से, और उस समागम में आपको भाषा और साहित्य के क्षेत्र में आपके विशिष्ट योगदान को रेखांकित करते हुए महात्मा हंसराज अमृत भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। तो उस सम्मान के लिए और इस पुस्तक के लिए बधाई। मैं पहले तो गौर साहब से यही पूछना चाहूंगा कि यह जो नई पुस्तक आपकी आई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी मिश्रा जी, मैं करीब 2005 से लगातार लिख रहा हूँ और एक अखबार भी निकलता है, पाक्षिक समाचार पत्र, लेकिन गीत ये लगातार चलते रहते हैं। तो अब तक जितने गीत आए उनको मैंने एक जगह एकत्र किया और उसका नाम रखा काव्य समग्र गीत। और इसके साथ ही करीब 300 कविताएं हैं, वो दूसरी पुस्तक में आ रही हैं, प्रकाशाधीन है वो भी, जैसा आपने अभी कहा, और वो भी शायद इसी महीने में आ जाएगी। वो है काव्य समग्र कविता। ये जो सब मैंने लिखा, मैंने देखा कि काव्य के क्षेत्र में मैं ये तो नहीं कहता कि लोग नहीं लिख रहे हैं या अच्छा लिख रहे हैं या बुरा लिख रहे हैं, वो तो अपनी अपनी, मेरी अलग शैली है, लोगों की अपनी अलग शैली है। लेकिन मैंने ये देखा कि जो साहित्य हमारे MA के छात्र या PhD के छात्र जो पढ़ रहे हैं, उसको मैंने देखा। तो ये गीत की पुस्तक मैं समझता हूँ उनके रिसर्च वर्क में बहुत काम आएगी। कोई गीत क्यों लिखा गया, पृष्ठभूमि क्या थी, उसके अर्थ क्या है, उसके क्यों, कवि ने क्या महसूस किया, वो मैंने अपनी बात में भी लिखा है कि गीत क्या है और कविता क्या है, ये इस किताब में है। जी, तो बहुत बहुत बधाई पुनः आपको इस पुस्तक के लिए और आने वाली पुस्तक के लिए भी शुभकामनाएं। गौर साहब, आपके गीत तो निश्चित रूप से, गीत तो व्यक्ति के भावों का सहज उच्छलन होता है और उसमें व्यक्ति की आत्मा अभिव्यक्ति होती है, संवेदना का एक सिरा उसमें दिखाई देता है। लेकिन आपकी कहानियां बड़ी प्रसिद्ध रही, आपका कथा साहित्य भी बहुत ही सराहा गया है उसे पाठकों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा, क्योंकि उन कथा साहित्य में आपने आम लोगों के जीवन की पीड़ा को, आम साधारण से पात्र को, और ऐसी स्त्री, ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे, उनको केंद्रित करके आपने कहानियां अपनी लिखी। आपकी मूल संवेदना का क्या पहलू है जो आपको आंदोलित करता है, जो आपको उत्तेजित करता है उनके ऊपर कहानियां लिखने? सर जी, मेरा जन्म गांव में हुआ सन 36 में, जैसा कि आपने देखा, और गांव में तो मैं 2 साल ही पढ़ा, दूसरी, तीसरी, चौथी तक ही। लेकिन वो गांव मेरे अंदर बस गया और आज भी मैं भले ही महानगर में रहता हूँ, लेकिन वो गांव मेरी कविता में और मेरे साहित्य में बस गया। जहाँ तक कहानियों की बात है, मैं बचपन से ही बहुत संवेदनशील रहा हूँ। तो इन मेरी जितनी भी कहानियां हैं, और मीठी ईद और अन्य कहानियां, उसमें 15 कहानियां हैं, जिसमें मीठी ईद के ऊपर बॉम्बे के कलाकारों ने एक नाटक यहाँ दिल्ली में किया, जो कि इतना सफल था कि उसमें 5 तो राज्यसभा के और लोकसभा के MP थे। डॉक्टर वैदिक, जो अब नहीं रहे, वो तो उसमें रो पड़े थे, कहने लगे कि मैं कभी अपने परिवार के उसमें नहीं आया, लेकिन ये गौर साहब आपने जो नाटक लिखा है
तो एक अद्भुत नाटक रहा। उसके कलाकार आपके यहाँ भी आए थे बॉम्बे से, प्रेरणा और नवीन जो है वो उसके मुख्य कलाकार थे। तो कहानियां मिश्रा जी, मेरे गीत भी प्रकृति से आते हैं और कहानियां भी मेरे जीवित समाज से ही आती हैं। जब मैं देखता हूँ कोई व्यक्ति, कोई महिला, उसके साथ क्या अन्याय हुआ, क्या पीड़ा हुई, उसको कैसे सोचा होगा, उसने क्या हुआ होगा, क्या गुजरी होगी, तो वो कविताओं में ढल जाता है। अधिकांश पात्र तो वो हैं जिन्हें मैं मिला हूँ। तो कोई भी बिना कल्पना के कोई रचना पूरी नहीं होती, चाहे वो गीत हो या कहानियां हो। तो मेरी कहानियों में पात्र आधा अगर सच है तो आधी कल्पना है। तो इस तरह से मेरा चलता रहता है। अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले ही, अभी रिसेंटली साहित्य अमृत में कहानी आई है आनंद, अगर मौका मिले तो आप उसे पढ़िएगा। अभी रिसेंट नहीं, निश्चित तौर पे आपकी जो कहानियां हैं उसके पात्र यथार्थ जीवन के होते हैं और किसी भी रचनाकार को अपनी कल्पना के सहारे उसे ढालना होता है, उसे आकार देना होता है, क्योंकि आखिर उस पात्र के जीवन के माध्यम से जो वो कहना चाहता है उसे कहने के लिए कुछ कल्पना का तो सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी इस बात के लिए बड़ी सराहना मिलती है कि गौर साहब की रचनाएं, गौर साहब की कहानियां, उनकी कथा साहित्य का जो पात्र है वह आम जीवन से लिया गया और एक सफल व्यवसायी, इतना बड़ा व्यवसाय जिसके आप अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, जिसके संस्थापक हैं, और एक सफल व्यवसायी होने के बावजूद संवेदना का इतना गहन भावबोध आपके भीतर मौजूद है। तो क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी ये सृजनात्मकता, जो सृजन पक्ष है साहित्य रचने का, लिखने का, कविता लिखने का, और जो व्यावसायिक पक्ष है जिसमें बहुत तरह के तिक्रम हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, तो क्या इन दोनों के बीच कभी टकराव महसूस हुआ या एक दूसरे को पुष्ट करती है ये चीजें? मैं इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान। नहीं मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं कि बल्कि ये चीजें जो आदमी सेंटिमेंटल होता है, भावनात्मक होता है, ये बहुत सहायता करती हैं किसी भी कार्य में, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या निर्माण का हो। और इसके लिए आप देखेंगे कि देश में यदि कोई कवि हमारे देश का प्रधान बना, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, तो उस दौरान में जो देश था वो एक अलग तरह से चल रहा था। और आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, पढ़ा होगा कि वो कितने बड़े कवि थे और कितने बड़े राज्य को उन्होंने चलाया। तो वैसे मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो साहित्य का सृजन है, ये हमारे काम में, जो हमारी रोजी रोटी का काम है, उसमें सहायक होता है, बाधक नहीं होता। और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कम से कम 3 या 4 हजार मजदूर जो हमसे जुड़े हुए हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें नए नए प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं। अब हमारी मजबूरी हो गई है कि वो परिवार कहाँ जाएंगे जो 10 साल से हमारे साथ लगे हुए हैं। उन कारों को हम सड़क पर नहीं छोड़ सकते। उनके करने के लिए हमें नए नए प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और अब उससे मैंने बच्चों को कहा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तो हम शिक्षा में चले गए। गौड़ इंटरनेशनल स्कूल GIS, उसका 4था स्कूल भी खुल गया है और एक सीरीज बनती चली जा रही है, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन हमारी सभी उसमें आप कभी हमारे स्कूल में आके देखें तो हमने अपनी संस्कृति को और भाषा को नहीं छोड़ा। वो भले ही इंटरनेशनल लेवल पर शिक्षा है, लेकिन ये दोनों चीज साथ साथ चलते हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मजदूरों का, अपने साथ काम करने वाले लोगों का, उनके परिवारों का इतना ख्याल रखते हैं और उनके लिए नित्य नई योजनाएं, परियोजनाएं बनाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और यही वो संवेदना का पहलू है जो आपको एक प्रमुख साहित्यकार के रूप में इस समय इस देश में स्थापित करता है। और अब आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने कदम बढ़ाया है। तो एक व्यवसायी, एक रेलवे में नौकरी करने के बाद, एक सफल व्यवसायी होने के बाद, साहित्य सृजन के क्षेत्र में आपका इतना योगदान है, यह बहुत विशेष है, बहुत खास है। और नई पीढ़ी के लोगों के लिए, खास करके जो नया दौर है, जो नई परिस्थितियां हैं जिसमें भौतिकता इतनी हावी है, तो एक प्रेरणा का काम करता है। तो एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में आप हमारे सामने आते हैं और निश्चित तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज को दिशा देने का आप काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपकी गजलें बहुत प्रसिद्ध हैं। कई कवि सम्मेलनों में, कई कवि सम्मेलनों में, कई जगह पर आपके गीत, आपके दोहे हमें सुनने को मिले हैं। तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा टुकड़ा आप यहाँ भी उसको रखें। मैं 2 तरह से गीत की रचना करता हूँ। एक होता है जिसे मुख छंद में ले जाते हैं आप, एक होता है गीत। जो गाया जा सके वो गीत है, जो कहा जा सके वो कविता है। तो एक कविता जो बहुत ज्यादा चर्चित हुई, साहित्य अकादमी ने भी 2 बार सुना उसे, वो था कि ए हिमखंड गलो मत ऐसे। ये मेरी एक रचना थी। तो ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली, मैं रोया तो व्यर्थ गया सब,
तुमको फिर भी नदी मिली, ये हिमखंड गलू मत जैसे, जैसे मेरी उम्र गली, मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। इस तरह का गीत है वो, जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ काफी ज्यादा जो। और कोई दोहा या कुछ और आप सुनना चाहें तो? जी, एक मेरा मित्र है जो मौन रहता है, लेकिन मेरा वार्तालाप उससे नित्य प्रति होता है। तो उसके लिए मैंने कुछ शब्द कहे कि ओ मेरे मन में तुम कब तक रहोगे मौन, ओ मेरे मन में तुम कब तक रहोगे मौन, कब तक रहोगे मौन, यात्रा अंतिम चरण की ओर, यात्रा अंतिम चरण की ओर, और धीरे 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 मंद होता जा रहा ये जिंदगी का शोर। क्या बात। आज भी तुम शून्य में दृष्टि जमाए, देखते रहते जिसे वह कौन, ओ मेरे मन में तुम कब तक रहोगे ना। बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छी पंक्ति आपकी। मैं थोड़ा सा विषयांतरित होता हूँ, और विषयांतरण भी नहीं, क्योंकि आपने लिखा बहुत है, विपुल आपकी रचनाएं हैं, और आपने जो साहित्य की कविता है, कहानियां हैं, इन सब पर तो लिखा ही है। मैं देख रहा था आपने लोकतंत्र को लेकर भी किताबें लिखी जी। तो लोकतंत्र में खोया लोकतंत्र और तंत्र के पंजों में लोकतंत्र, हाँ जी। ये दोनों ही पुस्तक के नाम ही बहुत ही रोचक हैं और आकर्षक है। तो मैं वर्तमान समय में जो भारतीय लोकतंत्र है जी, उसके किन पहलुओं से आपको लगता है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है, और क्या कुछ ऐसा है जो लगता है आपको कि और दुरुस्त होना चाहिए, ठीक होना चाहिए लोकतंत्र के संदर्भ में, वर्तमान में भारत के लोकतंत्र के संबंध में? देखिए, मैं किसी पार्टी से विशेष नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अगर ईमानदारी की मैं बात करूं तो जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो देश में जो विकास हुआ है, भले ही कोई विपक्ष का हो विकास नहीं हुआ या बेरोजगारी बढ़ी, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर किसी को विकास देखना है, किसी देश का विकास किस चीज से नापा जाता है, वो नापा जाता है वहां के रास्तों से, वहां की सड़कों से, वहां के एक्सप्रेसवे से। जहां हम लोग झांसी जाने के लिए 10 घंटे लगाते थे, आज 6 घंटे में हम झांसी पहुंच जाते हैं। ये मैं अभी गया हूं और मैंने देखा है। और इसी तरह से दुनिया भर के एक्सप्रेसवे, हमारे जो सड़क के परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने, लेकिन ये सब प्रधानमंत्री जी के ही उसमें हुआ। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, यूपी में पहले कितने हवाई अड्डे थे, आज 6 हवाई अड्डे तो ऑपरेट कर रहे हैं। उसी तरह से वाराणसी और अयोध्या का तो रूप ही बदल गया। तो उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 22 करोड़ है। और एक और चीज कि देश के अंदर और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन लोग हैं अपनी जैसी जिसकी सोच होती है, वो आज भी ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई। मेरा उनसे एक प्रश्न होता है कि किस बेरोजगारी की बात करते हैं आप? अगर 2014 की बात करते हैं तो उस समय आबादी कितनी थी? यहां भारत के अंदर जैसा मैंने सुना है कि 1 मिनट में 3 बच्चे पैदा होते हैं और 1 आदमी की मौत होती है। तो वो जो रेशो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात है आबादी बढ़ने का, वो बहुत ज्यादा है। आज कोई 135 करोड़ कहता है, कोई 140 करोड़ कहता है, कोई 142 करोड़ कहता है। उस आबादी के हिसाब से मैं समझता हूं कि बेरोजगारी उतनी ही होगी या उससे बहुत कम हुई है। दूसरा यह है कि जब बहस होती है तो लोग सरकारी नौकरी की बात करते हैं। आप इतना बड़ा कॉलेज चलाते हैं जिसमें 6000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप बताइए आपके यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं? इसको नौकरी में क्यों नहीं गिना जाता? तमाम एम्प्लॉई, सारे वर्कर, क्लास 4 के भी, क्लास 3 के भी, प्रोफेसर भी, टीचर भी और दूसरे लोग भी, दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं, तो नौकरी पर हैं। इन चीज को काउंट नहीं किया जाता, तो वो गलत बात है। ठीक है, हर देश में मैं ये नहीं कहता कि आज बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी किसी भी सत्ता में पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो लोकतंत्र की दिशा है वो सही है, जो वर्तमान शासन है उसका संकल्प मजबूत है, इरादे नेक हैं और सही दिशा में देश आगे सही दिशा में देश जा रहा है। लेकिन अब वो टांग खींचने वाले तो खींचते हैं और विपक्ष हमेशा ही खींचता है। विपक्ष कोई भी हो, ये लोग हो या वो लोग हो, लेकिन विपक्ष जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं। मैं दर्शकों को खास करके इस बात की ओर ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये प्रश्न मैंने इसलिए गौर साहब से विशेष रूप से पूछा क्योंकि आप जॉर्ज फर्नांडिस से बहुत प्रभावित हैं।
जी। और आप 1974 में जो जॉन फर्नांडिस ने आह्वान किया था आंदोलन का, तो आप निकल पड़े थे और अघोषित आपातकाल में 1 माह तक जेल में भी बंद रहे। हाँ जी। तो जो जिन्होंने इस लोकतंत्र में उन दिनों को देखा है, जी। उनसे आज ये पूछना बहुत मौजूद सवाल बनता है कि आज भारत का लोकतंत्र कहाँ पहुंचा है और किस स्थिति में, और आपको लगता है कि लोकतंत्र बहुत ही सही दिशा में है, बहुत सारे काम हो रहे हैं देश के लिए, ये अच्छी बात है। जॉर्ज साहब से प्रभावित आप हैं, इसलिए संघर्ष का जज्बा तो आप में उनसे आया ही था और आया ही होगा। कुल मिलाकर आप साहित्य के क्षेत्र में जो आज नई पीढ़ी जिस तरह की रचनाएं, इस तरह क्या परिदृश्य साहित्य का दिख रहा है, उसे आप किस रूप में देखते हैं और क्या भविष्य को लेकर आपकी आशाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं इन युवा पीढ़ी के लोगों से, और क्या संदेश है आपका? मैं चूंकि फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ और रचनाएं देखता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि या तो मेरी सोच गलत है या फिर देश बदल गया है कि जो रचनाएं युवा लिख रहे हैं उनको एक दिशा की जरूरत है। गीत में मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे गीतकारों की मैं बात करता हूँ, न तो वो मीटर देखते हैं, न वो पैरामीटर देखते हैं और ना वो मात्राएं देखते हैं, वो फिर भी कहते हैं मैंने इतना अच्छा गीत लिखा। लोगों को छंद मुक्त और मुक्त छंद में अंतर नहीं मालूम है। मैंने अभी मुख्य अतिथि था, उसमें एक महिला ने, वो जो प्रोफेसर हैं वो भी पंजाब में, उन्होंने 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ और बार बार यही कहती नहीं मैंने 3 छंद मुक्त कविताएं लिखी है, 3 छंद मुक्त में। फिर मैंने, वाजपेयी जी भी थे और कई लोग थे उसमें, तो मैंने कहा कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, छंद मुक्त कोई रचना होती ही नहीं है साहित्य में, मुक्त छंद होती है। जिसमें छंद को मुक्त कर दिया, छंद मुक्त है, वो मुक्त छंद है, लोग उसे छंद मुक्त कहते हैं। अब दोनों ही स्वीकार हो गई हैं, छंद मुक्त और मुक्त छंद में, लेकिन मूल अंतर उसमें ये। जी। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश है कि युवा लिख तो बहुत रहे हैं, हाँ, लेकिन दिशा की जरूरत है। उसके लिए कार्यशालाएं हो, उसके लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए जाएं और प्रशिक्षण संस्थाओं में भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य और कार्य योजनाएं बने। इस संदर्भ में आपने बातें कही। गौर साहब से आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपको आने वाली पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह जो पुस्तक अभी आपकी आई है, यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, काव्य समग्र गीत। शोधार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और ऐसी ही दूसरी रचना आपके सामने आने वाली है, काव्य समग्र कविता। उसके लिए बधाई। विज्ञान भवन में मिले आपको सम्मान के लिए महात्मा हंसराज अमृत भाषा से भी सम्मान, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। उस कार्यक्रम के लिए भी मैं ये कहूंगा, और जो आपने और डॉक्टर रमा ने जो मिलकर किया, बहुत ही एप्रिशिएबल जिसे मैं कह सकता हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। जी धन्यवाद गौर साहब आपका, आपकी सदास्यता के लिए। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दूसरी चर्चा में यूं ही हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।